प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10+2 को क्लास का जो कोर्स है उसको आगे कंटिन्यूटी में बढ़ाते हैं। तो आज हम सेकंड यूनिट की शुरुआत करते हैं और +2 के हिसाब से जो सेकंड यूनिट हमारी है उसका नाम है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स रहेंगे। हम यहाँ पे 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये 10वीं क्लास के छात्रों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 10+2 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। और साथ में एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए भाई, और कोई कमी रहती है तो उसके बारे में भी बताइए कि ये कमी है और इसको आप दूर कीजिए। तो हम जैसे ही आपका सुझाव आएगा तो उस पर पूरा फोकस करके उसको दूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। डिस्कस करते हैं जी करंट इलेक्ट्रिसिटी को। हमारे पास एक यूनिट हम कर चुके हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच थी फिजिक्स की जो डील करती इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। जब वो रेस्ट पे होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। आज हमारे पास आता है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का जनरली मीनिंग जो होता है बच्चों वो बहाव होता है, फ्लो। यदि किसी भी चीज़ का फ्लो हो तो वो करंट बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, पानी हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि फ्लो करता है तो वाटर करंट बोला जाता है। हवा, एयर अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है तो एयर करंट बोल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे पास जब चार्ज्ड पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते तो वो इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया जाता है। बस बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कि जब चार्ज्ड पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे, बहना स्टार्ट कर दें, तो वही फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देते पहले फिर आगे बढ़ते हैं जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो जो फिजिक्स की ब्रांच उसके साथ डील करती है, उसके बारे में हमें अध्ययन करवाती है, वही ब्रांच करंट इलेक्ट्रिसिटी बोली जाती है प्यारे बच्चों। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of electric charge in motion। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करे, वो मोशन में हो, तो जो फिजिक्स की ब्रांच उसके साथ डील करती है दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमारे पास। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटे। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? हिंदी वाले इसको बोलते हैं जी विद्युत धारा। विद्युत धारा, द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन constitutes इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज्ड पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी फ्लो को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद हम करवाएंगे। उससे पहले करंट कैरियर का पता होना चाहिए जी। करंट कैरियर क्या होते हैं? कैरियर का मतलब होता है बेटा ले जाने वाले। कैरी वर्ड से आता है, कैरी वर्ब है और उसकी जो नाउन है वो कैरियर बन जाती है हमारे पास। तो करंट कैरियर क्या होते हैं अब उनको देखते हैं। करंट कैरियर, करंट कैरियर, these are the charged particles, these are the charged particles, follow of which in a particular direction constitutes electric current, it's electric current।
These are the charged particles follow of which in a particular direction constituents electric current. ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनका फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जन्म दे देता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर देता है, उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को करंट कैरियर्स का नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेट हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी सॉलिड्स, दूसरे लिक्विड्स, तीसरे गैसेस। तो पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स में करंट कैरियर कौन होते हैं? तो फर्स्ट आता है जी अपने पास सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर अब सॉलिड्स की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी सॉलिड्स को फिर आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में आगे डिवाइड किया जाता है। पहले आते हैं कंडक्टर्स या मेटल्स, दूसरी कैटेगरी होती है जी प्यारे बच्चों हमारे पास इंसुलेटर्स की, जिसको डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल देते हैं, बस माइनर सा फर्क होता है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स में। और तीसरे आते बच्चों सेमीकंडक्टर्स। ये सुचालक बोले जाते हैं, हिंदी में ये कुचालक बोले जाते हैं, और ये अर्ध सुचालक बोले जाते हैं बच्चों। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। These are the materials through which electric current can pass easily. ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास कर जाता है उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हमारे पास? दैट इज नोन एज कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी मेटल्स होती हैं हमारी वो सारी की सारी कंडक्टर का काम करती हैं। आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल्स हों बेटे। ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ ये भी कंडक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, अब क्यों करता है इनमें से करंट पास? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल जो होती है एटम की उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे किसका काम करते हैं बच्चों? करंट कैरियर का काम करते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाई करंट पासेस थ्रू कंडक्टर्स इजीली, क्यों पास करता है इजीली? बिकॉज उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जी, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इजीली उनके अंदर से पास करता जब उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए तो। इसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता। These are the those materials through which electric current can't pass. ऐसे मटेरियल बेटे जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर सकता उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे रूटीन लाइफ में है। रबर है, प्लास्टिक है, कांच है मीन्स ग्लास, और यदि बात की जाए फ्री स्पेस ये भी एक इंसुलेटर है, वैक्यूम इंसुलेटर है, एयर भी इंसुलेटर हमारे पास है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? घास फूस है बेटा जी हमारे पास। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप इंसुलेटर के दे सकते हैं। क्यों नहीं पास करता इलेक्ट्रिक करंट इनमें से? बिकॉज किसी प्रकार का कोई फ्री चार्ज प्रेजेंट नहीं होता इनसाइड द इंसुलेटर। फ्री चार्ज पार्टिकल होते ही नहीं है जी यहाँ पे। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब फिर वो मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आएगा भाई? तो इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर चार्ज पार्टिकल आर बाउंडेड, बंधे हुए होते हैं बेटे, और बंधे होंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा जीवन में। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धसुचालक। These are those materials whose electrical conductivity is less than conductors but greater than insulator. ऐसे मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है, लेस मिलेगी, बट इंसुलेटर से ज़्यादा मिले, तो ऐसे मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में केवल 2 ही मटेरियल ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। एक तो है बेटे सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, और एक है जी जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 है। ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे ना तो ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है और कार्बन फैमिली से ये बिलोंग करते होते बेटा जी हमारे पास। इसके बाद यदि बात की जाए सेमीकंडक्टर्स, बाकी जितने भी होते हैं, प्योर तो 2 ही हैं, बाकी सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं वो इनके अंदर बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए आगे फिर 2 कैटेगरी में बन जाते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। पूरी डिटेल स्टडी सेमीकंडक्टर की आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर।
9th यूनिट हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिटेल स्टडी होगी इन सभी की, केवल इन पे फोकस करेंगे हम। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं जी, एन टाइप किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, जंक्शन डायोड क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, सारा वहाँ चलेगा। तो स्पेशली एक ब्रांच होती है सेमीकंडक्टर के साथ डील करने वाली जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली। कई दुकानों पे आपने दिखा होगा लिखा राज इलेक्ट्रिक वर्क्स, मधु इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स। क्या फ़र्क है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक वर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में? जो इलेक्ट्रिकल्स वाले हैं वो डील करते मिलेंगे, वहाँ क्या क्या मिलेगा आपको, या तो पंखे बांधते हुए मिलेंगे, पंखे की बाइंडिंग करेंगे, कूलर हो गया हमारा, पानी वाली मोटर है, चक्की वाली मोटर है, या जो तार वगैरह जो घरों में हम फिटिंग करते समय यूज़ करते हैं वो तार वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होंगी। बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे आप चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे क्या मिलेंगे, टीवी, एलईडी, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि वहाँ पे वो सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं उन डिवाइसेस के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स लिखते होते हैं बेटे। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब आती है जी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन तो पढ़ ली इलेक्ट्रिक करंट की, सॉरी अभी तक बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सॉलिड्स को ही डिस्कस किया है, लिक्विड्स को तो डिस्कस ही नहीं किया। वाह जी वाह, भूल गए थे, लेकिन भूलना नहीं है भाई। लिक्विड के अंदर करंट कैरियर क्या होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्योर वाटर जो होता है ना बेटे, प्योर वाटर बिल्कुल अशुद्ध जल जिसको बोलते हैं, शुद्ध जल, दैट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इंसुलेटर का काम करता है। बट यदि उसी पानी के अंदर, जैसे बीकर ले लिया मैंने, इसमें प्योर वाटर ले लिया और उस प्योर वाटर के अंदर NaCl यानी नमक ये डाल दिया, नमक इसमें डाल देंगे तो ये घुल जाएगा, और घुलने के बाद ये टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कैटाइंस और एनाइंस के अंदर। अब ये कैटाइन भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, एनाइन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सपोज हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, या यूं कह लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस पे, इस तरफ, तो जो क्लोरीन के आयंस हैं, एनाइंस हैं, वो तो इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और बेटे सोडियम के जो आयंस है वो इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। तो यानी सोडियम आयंस इस तरफ मूव करेंगे, क्लोरीन आयंस इस तरफ मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएंगे, हैं चार्ज पार्टिकल, तो इसलिए ये किसका काम करेंगे, यहाँ पे करंट कैरियर का काम करेंगे। तो जब किसी लिक्विड के अंदर कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट हों तो वही किसका काम करते हैं बच्चों, हमारे पास किसका काम करेंगे बेटे, वो काम करते हैं जी करंट कैरियर का। और ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर कैटाइंस और एनाइंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट, उनको इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया जाता है। तो ये था लिक्विड का केस। तीसरी आती है जी गैसेस की बात। गैसेस के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं? गैसेस की यदि बात की जाए, थर्ड गैसेस आर जनरली इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस जनरली हमारे पास सामान्य तौर पे इंसुलेटर का काम करती है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था एयर इंसुलेटर है, एयर इज सिंपली मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। तो वो इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है वो इंसुलेटर, इसलिए वो एयर कंप्लीटली मिक्सचर इंसुलेटर का काम करता है। तो सामान्य तौर पे ये इंसुलेटर है, बट कंडीशन है कि कब ये कंडक्टर का काम करते हैं, जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर दें और प्रेशर को लो कर दिया जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या, जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें और प्रेशर लो कर दिया जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने के बाद क्या होगा बेटे, एक तो हमारे पास कैटाइंस मिलेंगे और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब वो कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फिर करंट कैरियर का काम करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये O2 मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें और प्रेशर लो कर दें तो क्या करेगा, ये आयनाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो +2 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। अब ये भी चार्ज पार्टिकल,
ये भी चार्ज पार्टिकल है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चलेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो फिर यही हमारे पास जो कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं गैसेस के अंदर, जब वो आयनाइज हो जाती हैं तो करंट कैरियर का काम करते होते हैं बेटे। तो ये था जी हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर करंट कैरियर कौन कौन से हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन तो हमने ये से बता दी कि जब चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका फ्लो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं भाई? इट इज मेजर्ड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करके जाता है वही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे ये कंडक्टर है, ये ले लिया जी, इसके सिरों के नाम रख दिए ए बी। मान लेते हैं यहाँ से क्यू चार्ज चलता है और यहाँ तक जब वो पहुँचता है ए से बी, टाइम मान लेते हैं कितना ले लिया, टी। ए से चार्ज चलता है क्यू, बी तक पहुंचने के लिए टाइम कितना ले लिया, टी। तो टी टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करके गया प्यारे बच्चों, क्यू। यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, यूनिट मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो तो क्यू बाई टी फ्लो करेगा भाई। 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स से सिंपली 50 आदमियों के पास 100 रुपये हैं तो एक आदमी के पास कितने पैसे होंगे, 100 बाई 50। ओके, तो यानी यूनिट टाइम में तो इतना चार्ज फ्लो करके गया है क्यू बाई टी, और जितना यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो करके जाता वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ गया बेटे, क्यू बाई टी। लो जी, हो गया ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे आप जब चार्ज का फ्लो जो है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब बराबर समय में बराबर चार्ज यदि फ्लो करके जाता है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बट यदि कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो चार्ज का, नॉन यूनिफॉर्म मतलब पहले 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज गया, अगली 2 सेकंड में हो सकता है सपोज 2 कूलम का ही चार्ज आए, अगली 2 सेकंड के अंदर हो सकता है 10 कूलम का चार्ज चला जाए, तो मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली चेंज करेगी। तो फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे थोड़ा सा टाइम dt है और उसमें चार्ज फ्लो करके गया बिल्कुल थोड़ा सा, वेरी वेरी स्मॉल dq। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मापेंगे बेटा, I इज इक्वल टू dq बाई dt। फिर बात आती है जी इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट की, और साथ में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नेचर भी बताएंगे, बट उसके लिए पहले हम इसकी ऐसा यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऐसा यूनिट देखिए, आई जो है क्यू बाई टी है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटे, कूलम, और टाइम की होती है सेकंड, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम पर सेकेंड। लेकिन कूलम पर सेकेंड को एक नया नाम दिया जाता है यहाँ पे, और वो देंगे बेटे एम्पियर का, एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से लिखते हैं सिंपली। तो एसआई सिस्टम के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। तो अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे आप, यदि चार्ज फ्लो करे 1 कूलम और जाने के लिए टाइम ले ले 1 सेकेंड, तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यदि किसी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर बोला जाएगा बेटा, कितना, 1 एम्पियर। ओके, ठीक, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि +1 क्लास के अंदर 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई जाती हैं। नाम क्या क्या है उनके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7वीं जो हमारे पास थी वो इलेक्ट्रिक करंट था। तो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल वो होती है जो अपने आप में परिपूर्ण है,
इनको बढ़ाने के लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैपिटल ए से लिखा जाता है। कई बुक्स में आई से भी लिखा मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ए से लिखूंगा बेटा। इसी वजह से चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है, 80। यहीं से बनता है वो, यहीं से। क्यों? क्योंकि आई जो था वो क्यू बाई टी था भाई, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू टी। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, दोनों की गुना कर दी तो चार्ज जन्म ले लेता है, तो A इंटू टी, इसी वजह से बनता है जी 80। कारण पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो A से डिनोट किया जाता है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। जैसे कंडक्टर था, डायरेक्शन बताएंगे अभी। जैसे ये कंडक्टर था और हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं। यहाँ पे की ले ली, बटन, सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए, बंद या खोलने के लिए। तो जब ये की ओपन होगी तो सर्किट ओपन बोला जाएगा, लेकिन जैसे ही की को क्लोज कर दें सर्किट हमारा क्लोज होगा और इसमें से करंट चलना स्टार्ट कर देगा। और करंट कहाँ से कहाँ चलता है, बाय कन्वेंशन हम ये बोलते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो वो स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और कंडक्टर में से यूं फ्लो करता हुआ कहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। दूसरी अगर गौर करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो करेंगे इस कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे बेटा। दिखा देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो इस तरफ है, बट जो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो बड़ी गौर करने की बात है। बाय कन्वेंशन मान लिया गया है, ऐसा कोई तानाशाही नहीं है, साइन कन्वेंशन दी गई है, चिन्ह परिपाटी दी गई है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू बी अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन ली जाती है। अब बच्चे सोच रहे होंगे जी क्या, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, एम्पियर के अंदर इसकी कुछ वैल्यू आएगी, साथ में इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए, वेक्टर। बड़ी कॉमन सेंस है, कैसा होना चाहिए बेटे, वेक्टर। बट होता क्या है, इसके पास दोनों चीजें होते हुए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। अब वो पूछेंगे जी जवाब दो, स्केलर क्यों है, क्योंकि दोनों चीजें इसके पास है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी क्या है ये स्केलर। इसका कारण तो बताओ आप, इसका कारण ये रहेगा बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। वेक्टर के अपने स्पेशल कुछ नियम होते हैं जो उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उन नियमों को ये नहीं मानता, इलेक्ट्रिक करंट उनको फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है स्केलर के रूल्स को। तो इसलिए दोनों चीज़ें होते हुए भी इसके पास किस कैटेगरी में डाला जाएगा, इसको स्केलर की कैटेगरी में डाला जाएगा। है फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट ही है, दोनों चीज़ इसके पास है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, फिर भी क्या है ये स्केलर। ऐसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। जैसे फोर्स इस तरफ लगा दी किसी बॉडी पे तो प्रेशर जो लगेगा वो भी इसी तरफ लगेगा, बट फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करता, वो तो केवल स्केलर के नियमों को मानता है। तो इसलिए प्रेशर भी हमारे पास क्या होता है बेटे, दैट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से टाइम भी होता है, टाइम भी हमारे पास हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। आज कितनी तारीख है, शायद आज 27 अप्रैल 2020 है आई थिंक, क्योंकि अब तो डेट भी याद नहीं रहती, ना दिन याद रहते, कौन सा डे है, कौन सी डेट है, पता ही नहीं चलता। तो 27 अप्रैल यदि 2020 आज मान के चलें तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, इस तरीके से। तो टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता जा रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी उसकी है, फिर भी वो स्केलर है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता बेटे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास
जो बताती हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं जिनमें दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, फिर भी वो स्केलर होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से एक होता है। डायरेक्शन होती है इसकी, और डायरेक्शन जब भी लेंगे वो कैसे लेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार का होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। जनरली सामान्य तौर पे दो कैटेगरीज की बनाई जाती है। सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट इज स्टेडी करंट। स्टेडी करंट, जिसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। इसी का दूसरा नाम है बेटा, ये चीज एक ही है, शॉर्ट फॉर्म इसकी डीसी लिख लेते हैं। ओके, तो क्या होता है? इट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction remain same with respect to time। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में सेम रहता है, एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, चेंज नहीं करता, ऐसे करंट को क्या बोलते हैं बच्चों हमारे पास? डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट बोलते हैं। तो वो करंट जिसका ना तो मैग्नीट्यूड बदले टाइम के साथ, ना ही डायरेक्शन बदले, तो वो क्या होगा बेटे हमारे पास? दैट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये कंडक्टर है, अगर इसमें 2 एम्पीयर का करंट ही चलता रहे और इसी डायरेक्शन में चलता रहे, ना तो ये वैल्यू बदले और ना ही ये डायरेक्शन बदले, तो ये जो करंट इसमें से चला हुआ है ये डायरेक्ट करंट बोल दिया जाएगा। डायरेक्ट करंट के सोर्स कौन होते हैं? सबसे पहले हमारे जो शेल है, सेल जो है वो क्या होते हैं बेटे? डायरेक्ट करंट का सोर्स होते हैं। डीसी जनरेटर होता है एक, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर भी डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है प्यारे बच्चों हमारे पास। अगर ग्राफ प्लॉट करें इस केस में, हम इस तरफ ले लीजिए करंट का मैग्नीट्यूड और इस तरफ ले लीजिए टाइम, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी, जो इस बात का प्रतीक है कि इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता और ना ही डायरेक्शन बदलती, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ लिया हुआ, यानी पॉजिटिव अगर करंट है इस तरफ वाला पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। साथ में वैल्यू फिक्स है, जितनी समय पे उतनी इस पे, उतनी इस पे, उतनी इस पे, टाइम बढ़ता गया बट करंट सेम रहा जी हमारे पास। तो ये ग्राफ आएगा I वर्सेस T फॉर डायरेक्ट करंट। दूसरा करंट आता है प्यारे बच्चों हमारे पास, क्या? अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है भाई अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा AC। AC, an electric current whose magnitude changes continuously but direction changes after a fixed time is said to be alternating current। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू तो लगातार बदले बट डायरेक्शन यानी दिशा एक फिक्स टाइम के बाद बदले, उस करंट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। रिपीट करता हूं मैं, किसी के पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए भाई। An electric current whose magnitude means value changes continuously but direction changes after a fixed time, then it is said to be alternating current। उसको क्या बोलेंगे बेटा? अल्टरनेटिंग करंट बोला जाएगा। घरों में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई ही आती है जी हमारे। कौन सा करंट होता है वो? अल्टरनेटिंग करंट होता है। और अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करने का जो सोर्स है वो क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास? AC जनरेटर। AC जनरेटर की हेल्प से हम इसको पैदा कर सकते हैं। दूसरी यूनिट में हम सारा का सारा DC पढ़ेंगे। इसके लिए स्पेशल एक यूनिट पढ़ी जाएगी 4th, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे हम सारा का सारा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी बहुत जानकारी जो अभी देना चाहूँगा वो आपकी यूजफुल रहेगी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरफ टाइम ले लीजिए, इस तरफ आप करंट ले लीजिए, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना प्यारे बच्चों, ग्राफ, तो वो ग्राफ यूं आएगा, ऐसे इस तरीके से आएगा बेटा, यूं। और ये ग्राफ तो जी ट्रिग्नोमेट्री हमारे को बताती है साइन वेव का ग्राफ होता है। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जाएगी अल्टरनेटिंग करंट के लिए वो होगी I = I0 साइन
ओमेगा टी। इस इक्वेशन से हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, क्योंकि ये भी अल्टरनेटिंग करंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तब ग्राफ कैसा चल पड़ेगा, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तब ग्राफ यूं चल पड़ेगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं, बाकी बिहेवियर एक जैसा रहेगा। तो अगर इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राफ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राफ। बट जनरली सभी बुक्स के अंदर मोस्टली टीचर्स भी इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो मैं भी पैटर्न को फॉलो करूंगा, हमारी पद्धति जो है इसको फॉलो करेगी। तो अब इस इक्वेशन से यदि रिप्रेजेंट किया जाता है अल्टरनेटिंग ग्राफ को, तो बात कुछ समझने की है। अब इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए एक बार आप, इसमें मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता है। पहले वैल्यू 0 थी, इस टाइम के ऊपर इतनी वैल्यू, अगला टाइम आया तो थोड़ी और बड़ी हुई मिली, फिर एक ऐसा टाइम आ गया जिस पे ये करंट जाके क्या हो गया बेटे, मैक्सिमम। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू हो करंट की, इसी को आई नोट बोलते हैं। पीक वैल्यू, चोटी की वैल्यू, यही आई नोट होती है, ये वाली। फिर अगले टाइम के बाद यदि बात करें तो ये घटना स्टार्ट कर देगा। पीक वैल्यू के बाद टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट ये घटना स्टार्ट कर देगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जिस पे जाके वापस से 0, यानी मैग्नीट्यूड पहले इसका बढ़ा, मैक्सिमम होगा, फिर घटना स्टार्ट करके अब क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड दोबारा से बढ़ना स्टार्ट करता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटे, अपोजिट। पहले ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ। तो फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां पे जाके ये मैक्सिमम हो गया। ये करंट की है तो मैक्सिमम वैल्यू, बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आई नोट लगा देते हैं इस पर। क्या लगाते हैं, माइनस आई नोट, भाई डायरेक्शन अपोजिट होगी इसलिए। फिर दोबारा से घटना स्टार्ट करता है और वापस किस पे आ जाता है बेटियों, 0 के ऊपर आ जाता है। तो ये एक साइकिल बोला जाता है, एक साइकिल बोला जाएगा ये, यहां से लेके यहां तक जो ये ग्राफ है, दैट इज सेड टू बी वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये आई नोट है जी। और एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो वो यहां पे जाके कंप्लीट हुआ। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया जाएगा, दैट इज सेड टू बी टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे वेव में भी ये बोलते थे, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। होती किसके बराबर है, 1/t, और मापते किसमें इसको, हर्ट्ज के अंदर। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, यानी 2 पाई बाई टी। ये जी हमारे इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है बेटा थ्योरेटिकली। और यूएसए की यदि बात की जाए, अमेरिका की बात करते हैं तो 60 हर्ट्ज होती है। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर और सोनोमीटर दो ऐसे डिवाइस होते हैं जिनसे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जा सकता है। और वहाँ पे जब आप मेजर करोगे तो वैल्यू 48 हर्ट्ज से लेके 52 हर्ट्ज के बीच में यदि आती है तो आपका एक्सपेरिमेंट सही है, वरना कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर्स प्रेजेंट है, फ्लक्चुएट करती है जी। तो ये इक्वेशन, अब इसको एनालाइज करते हैं। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई नोट क्या है, ये पीक वैल्यू। ओमेगा क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी कोई टाइम है, जैसे ये ले लिया स्मॉल टी, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू है, ये रही जी। तो ये वो I है, यानी I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम t, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नोट पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, I जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की एट ए पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी। किसी विशेष समय स्मॉल टी के ऊपर जो वैल्यू है वो ये I है प्यारे बच्चों हमारे पास। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ करंट। तो ये टाइप्स थी हमारे पास करंट की। तो अब हम केवल फोकस करेंगे किसके ऊपर प्यारे बच्चों,
इस यूनिट में डीसी के ऊपर फोकस करेंगे, डायरेक्ट करंट पे ही फोकस करेंगे। डीसी नॉट दुष्यंत चौटाला, दिस इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अब चलते हैं जी, चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मंजिल तुम्हारे सामने है, बस बढ़ते रहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने से पहले मैं देख लेता हूं ये है क्या, फिर डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएगी यदि आपको पता है तो। सपोज ये कंडक्टर हमारे पास है, दिखाई देता है आपको? दिखना चाहिए। कोई डाउट अगर रहता है तो बेटा पर्सनली इस पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सअप कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन देंगे हम। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, और मान लेते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड करती है वो V प्रोवाइड करती है। ये जोड़ दिया तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा जिसको पॉजिटिव बोल देते हैं, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा जिसको नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है बेटे, ओके। अब इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, कहां से कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पे। ओके, सपोज जब तक हमने बैटरी नहीं जोड़ी थी तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर प्रेजेंट थे बच्चों, मैं नहीं कहता नहीं थे, और उनके पास थी थर्मल एनर्जी, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, यूं भाग रहे थे। कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं थी कि इस तरफ ही वो जाएंगे, रैंडमली मूव कर रहे थे। और जब आप उनकी सभी की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो जीरो आएगी, क्योंकि रैंडमली यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो जब एवरेज निकालते हैं सभी की वेलोसिटीज का तो वो जीरो आता है। बट जैसे ही हम बैटरी जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो उन पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे चार्ज पार्टिकल पे तो फोर्स तो लगेगा ही। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं अप्लाई कर दिया, फोर्स यूं लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करने का प्रयास करेंगे। बट देखना क्या हुआ, बीच में एटम्स या आयंस पड़े होंगे इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन चल तो पड़ा फोर्स एक्सपीरियंस करके, बट बेचारे की आंखें नहीं है, अंधा है, नहीं दिखाई दिया, ये इससे जाके टकरा गया, कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद हो सकता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन यूं हो जाए, फिर यहाँ कोलिजन हो गया, फिर हो सकता है यूं जाए, फिर हो सकता है यूं जाए, फिर हो सकता है इस तरीके से, मीन्स फाइनली वो कहाँ तक पहुंच गया? इस सिरे पे पहुंच गया। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करके गया है वही एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है भाई। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कुछ समझ में आना चाहिए आपको, मैं रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सपीरियंस किया इस तरफ, उन्होंने चलना स्टार्ट किया, बट अंधे हैं वो, आंखें नहीं है, बीच में एटम्स या आयंस पड़े हुए हैं, भागे टकराने के बाद हो सकता है उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे, वो इस तरफ मूव कर जाए, फिर आगे दूसरा एटम पड़ा था उसके साथ फिर टकराया, फिर हो सकता है इससे टकराने के बाद इस तरफ चला जाए, यहाँ फिर टकराया, फिर इस तरफ चला, यहाँ टकराया, यानी फाइनली संघर्ष करता हुआ वो यहाँ तक पहुंच गया। और जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करके गया है, मूव करके गया है, वही एवरेज वेलोसिटी क्या बोली जाएगी बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल देके फिर डेफिनेशन लिख देता हूं। मान लीजिए गली है, डू यू अंडरस्टैंड? गली, स्ट्रीट, अंग्रेजी में स्ट्रीट होती है बेटे। ये वो गली, ये रही जी, ठीक है। इस गली के इस सिरे पे हमने एक ट्रक खड़ा कर दिया, ये लो जी, ये ट्रक खड़ा कर दिया, और इस ट्रक का जो पीछे का दरवाजा वो खोल दिया। इस ट्रक में भरे हैं कुत्ते, क्या भरे हैं बेटा? कुत्ते, डू अंडरस्टैंड? कुत्ते, डॉगीज, ओके। और इस गली में ये बिल्कुल बंद है यहां से दीवार, और ये भी बिल्कुल बंद है दीवार, और मैंने क्या कर दिया, कुछ आदमियों को
रेंडमली यहाँ पे खड़ा कर दिया और उनके हाथों में क्या दे दी बेटा, हमारे पास स्टिक दे दी, लाठी दे दी, ये खड़े हुए आदमी दे दी। अब क्या करें, यहाँ पे रख दिया मैंने रोटी, सपोज कह दो इस सिरे पे रोटी रखी हुई, कुत्ते भूखे हैं बेचारे, कुत्ते भूखे हैं, तो जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलेंगे तो वो रोटियों की तरफ जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि भूखे हैं, रोटी खाना बचाएंगे। जैसे ही कुत्ता निकला, इस आदमी ने क्या किया, उसके सिर में लाठी से वार कर दिया। एकदम से भाग रहा था, लाठी मारी, स्पीड कम होगी, फिर भागना स्टार्ट करेगा, हो सकता है फिर ये मार दे, फिर स्पीड कम होगी, फिर हो सकता है ये मार दे, फिर स्पीड कम होगी, फिर भागेगा, फिर हो सकता है इसका नंबर आ जाए, ये मार दे। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, वो कुत्ता संघर्ष करता 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 फाइनली इन रोटियों तक पहुंच गया। और जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो कुत्ता इन रोटियों तक पहुंच जाएगा, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाएगी। अरे एज इट इज काम यहाँ हो रहा है, रोटियों का काम तो करता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड, और कुत्ते कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। जैसी सिचुएशन कुत्तों के साथ हुई वैसी सिचुएशन इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिवली चार्ज्ड एंड से पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड की तरफ मूव करके गए बेटे, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो पहले डेफिनेशन, फिर इसके लिए एक्सप्रेशन देखना भी है बस। द एवरेज वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ विद which electrons moves opposite to किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड in a conductor is said to be drift velocity। उसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको लिखते हैं वी से, वी के पैर में डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बात आती जी एक्सप्रेशन की, कैसे करें भाई, देखना बड़ी मजेदार एक्सप्रेशन। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये रेंडमली मूव कर रहे थे थर्मल एनर्जी की वजह से। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले की जो थर्मल वेलोसिटी है, पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 मान लो, दूसरे की u2 मान लो, तीसरे की u3 मान लो, अप टू सोन nth की un मान लो। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ, इन सभी का यदि एवरेज निकालोगे थर्मल वेलोसिटीज का, u1 प्लस u2 प्लस u3, एवरेज कैसे निकालोगे, सभी को जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भाग कर दो बेटा, n से भाग कर दिया तो एवरेज आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 आएगा, ठीक बात है, इतना काम हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए आप। मैं रब कर देता हूँ अब डेफिनेशन को बेटे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो। तो पहले ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से रेंडमली मूव कर रहे हैं और जब आप उनका एवरेज निकालेंगे सभी का तो वो 0 आएगा, तो इसलिए ये 0 इक्वेशन क्या बोलेंगे बेटा इसको, फर्स्ट। अब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू, देखिए जब चार्ज पार्टिकल पे चार्ज Q हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, तो फोर्स होता है Q इंटू E। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -E, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया E, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड तो होगी इसकी E इंटू E। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशाएं हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इतना इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि हर एक पे चार्ज की वैल्यू सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो सभी के ऊपर इतनी इतनी वैल्यू का फोर्स लगेगा जिसकी वजह से मूव करेंगे। अब न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन जी महाराज कहते हैं कि फोर्स तो माँ के बराबर होता है बेटा, F इज इक्वल टू माँ, जहाँ पे m मास होता बॉडी का, a एक्सेलरेशन होता है। कहता है नहीं कहता, मैं नहीं कहता भाई, न्यूटन जी कहते हैं। F इज इक्वल टू माँ। इलेक्ट्रिसिटी कहती है F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन के केस में दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दो बेटा। तो कंपेयर कर दें, क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस ई
तो एक्सेलरेशन निकाल दे एक बार यहाँ से, माइनस ई बाई एम, ये इक्वेशन फोर्थ। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक बात है जी। अब एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी फेमस हमारे पास, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। होती है ना बेटे, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है बॉडी के अंदर, और v फाइनल वेलोसिटी होती है आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो मूव करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। मान लेते पहला जो चला वो v1 वेलोसिटी से चला, कितने से, v1 से। तो v1 की वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी u1 थी उसके पास, प्लस उसका एक्सेलरेशन a इंटू टाइम जो लेगा वो मान लेते τ1 ले लिया। टाइम कितना ले लिया, τ1। टाउ से नोटेशन है बेटा यहाँ पे सभी बुक्स में, इसीलिए मैं टाउ लिख देता हूँ, τ1। ओके, दूसरा जो होगा वो क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी उसकी वेलोसिटी की, u2 प्लस a τ2। इसी तरीके से तीसरे की लिख लेना, फिक्स यहाँ पे लगेंगे 1 1 1, एक्सेलरेशन पे फिक्स नहीं लग रहा, a इसमें नेक्स्ट में भी आएगा, उससे नेक्स्ट में भी है, क्योंकि सभी पे एक्सेलरेशन एक जैसा है। ओके, nth की यदि बात की जाए तो nth की जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। लो जी, सभी की वेलोसिटी आ गई, पहले की भी आ गई, सेकंड की भी आ जाएगी, थर्ड की भी इसी तरीके से, nth की भी इसी तरीके से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कह रही थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन कह रही थी कि जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करके गए, वही तो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd मान लेते हैं, वो इन सभी का एवरेज आ जाएगी बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3, चलते गए भाई और बहनों vn तक, एवरेज है ये, तो इसलिए n लगा दिया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब v1 v2 v3 vn की वैल्यूज हैं, पुट कर दें और सोल्व कर दें, रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं आप लोग। u1 प्लस a τ1, ये तो है इसकी वैल्यू, प्लस u2 प्लस a τ2, ये दूसरी, प्लस अप टू सोन nth की क्या आएगी बेटा, un प्लस a τn। लो जी, डिवाइड बाय n। अब u जिनके अंदर है उनको इकट्ठा कर दो, यूं कह दूं मैं, vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस आगे u3 आएगा, प्लस अप टू सोन un तक, ये तो इकट्ठा कर दिए। फिर बचेंगे क्या, a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 प्लस अप टू सोन a τn। a कॉमन ले लो, a कॉमन आ गया तो τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सोन τn, पूरे की डिवाइड में क्या है बेटे, n, दिस प्लस दिस बाय n। इस n को अलग अलग डिवाइड में कर दो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। बट पहली इक्वेशन क्या कहती है, पहली इक्वेशन तो ये कहती है कि सारी वैल्यू तो जीरो है जी, थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज तो जीरो होता है, तो जीरो पुट कर दें इसकी जगह जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो vd बचेगा a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सोन τn डिवाइड बाई n। तो अब क्या लिखेंगे, vd इज इक्वल टू a टाउ, वेहर टाउ जो है वो किसकी जगह आया है, τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सोन τn डिवाइड बाई n। और नाम क्या रखेंगे इसका, मीन रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो टाउ हमारे पास है जी। कैसे है वो, यूं, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लिया यहां से चला यूं, एक कोलिजन, फिर यहां से यहां गया दूसरा कोलिजन, तो इस समय और इस समय को जोड़ के यदि 2 से भाग कर देंगे आप लोग तो वो मीन
रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोला जाएगा, जो कि टाउ है। तो इसलिए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू सॉन टाउ n डिवाइड बाय n, दैट इज सेड टू बी मीन रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसका कंडक्टर के केस में जो ऑर्डर होता है लगभग ये होता है बेटा 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 सेकेंड, बहुत कम होता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 की पावर माइनस 14, बहुत कम वैल्यू है। तो क्या आया हमारे पास, जब सोल्व कर लिया सारा चीज हमने, तो सोल्व करने के बाद हमें प्राप्त होता है वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, बट ए की वैल्यू तो है, यहां पे पुट कर दो और रिजल्ट आ गया। तो इसलिए वी डी इज इक्वल टू ए की जगह ये वैल्यू माइनस ई बाय एम, ये तो ए की वैल्यू, आगे टाउ है तो टाउ और लिख दो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाती है वेक्टर फॉर्म के अंदर। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इस बात का प्रतीक है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस तरफ अप्लाई करे, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करे, तो नेगेटिव साइन ये बात बताता है। यदि ओनली मैग्नीट्यूड में बात करें, डायरेक्शन को छोड़ दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई टाउ बाई एम, ये आएगा बेटे इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो यहां से देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और कंडक्टर के अंदर जो ऑर्डर पाया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो 10 रेज़्ड टू पावर, वीडी का जो ऑर्डर है वैल्यू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड से 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड के बीच में पाई जाती है जी, जो कि बहुत कम है। तो ये था प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली इस व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम को लिख के भेज दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कॉल मत करना बेटा, हो सकता है कॉल रिसीव ना हो पाए। इसके बाद आता है जी इसकी यूनिट, तो ये भी एक वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी के एसआई सिस्टम में किस में मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा आर्टिकल और जिसके साथ में फिर आपका लेक्चर जो है वो समाप्ति की तरफ लेके जाऊंगा, जिसका नाम है जी मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है बेटे, देखना भी शाबाश। मोबिलिटी, मोबिलिटी वर्ड आया है मोबाइल से। मोबाइल मींस जो चल फिर सकते हैं, म्यू से इसको लिखते हैं, ग्रीक लेटर म्यू से। पहले टेलीफोन होते थे, एक जगह रखे होते थे, फिर आगे मोबाइल जो चल फिर सकते हैं। ऐसे ही मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेशियो ले लिया जाए तो वही क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, हमारे पास मोबिलिटी बोली जाती है। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात की तो वीडी किसके बराबर था, ई टाउ बाय एम। ये वैल्यू यहां पे लिख दें तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ये तो वीडी की वैल्यू बाय ई से ई कैंसल आउट, तो इसलिए म्यू क्या आ गया बेटे, ई टाउ बाय एम। ये होगा जी। इसकी यूनिट्स की बात करें तो क्या बनेगी प्यारे बच्चों हमारे पास, या तो आप यहां से बना लो या आप यहां से बना लो, कोई बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, कूलम चलेगा ऊपर, तो कंप्लीट यूनिट बनेगी मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। या तो आप ये यूज कर लें मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड, या फिर यहां से ही बना सकते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और चार्ज को मापते हैं हम किस में, कूलम में। आगे टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम को सेकंड में मापते हैं। नीचे मास, मास को किलोग्राम में मापा जाता है, तो कूलम सेकंड पर किलोग्राम भी यूनिट यूज कर सकते हैं। क्लियरली एक बात दिखाई दे रही होगी प्यारे बच्चों, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द करंट कैरियर। करंट कैरियर के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही मोबिलिटी कम मिलेगी, क्योंकि भारी भरकम आदमी हो तो चलने फिरने में उतनी ही परेशानी होती बेटा उसको, और कोई मेरे जैसा पतला सा हो तो उसको बिल्कुल इजीली वो भाग भी सकता है। तो जब हम होल और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स सेमीकंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं तो होल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है।
मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? प्यारे प्यारे बच्चे हमारा फटाक से जवाब देंगे कि मोबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मिलेगी होल से, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जिसका मास ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम हमारे पास। तो मास किसका ज़्यादा बच्चों? होल का, तो उसकी मोबिलिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो ये था जी आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी, कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव ज़रूर दीजिए और जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल से। आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।